नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग पराशर और आप मुझे सुन रहे हैं सफ़र पे। इस कहानियों के सफ़र में पिछले एपिसोड में आपने जाना कि नकुल की जिद पर समीर, आकाश और प्रिया तैयार हो जाते हैं उस हॉन्टेड ग्रेवयार्ड, उस भूतिया कब्रिस्तान में जाने को। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। सामने वीराने और सन्नाटे की गोद में बरसों से किसी नई रूह की तलाश में बेचैन और अंधेरे की गिरफ्त और साथ साथ किसी की मौजूदगी के एहसास से दूर एक कब्रिस्तान था, और वो निसंदेह ईसाइयों का कब्रिस्तान था। कब्रों पर बने क्रॉस चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे। यार, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा डरावना है। प्रिया की लगभग चीख निकल गई थी। आसमान साफ था, जिस वजह से चांद की हल्की रोशनी में सब कुछ बहुत साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, लेकिन कब्रिस्तान की आबो हवा से परिचित करवाने के लिए चांद की मध्यम चांदनी पर्याप्त थी। नकुल, सच सच बताओ, ये कब्रिस्तान कितना पुराना है? मेरी आंखें अजीब सी डर को महसूस कर सिकुड़ रही थी। सच कहूं तो मुझे ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है। तकरीबन कोई 100-150 साल पुराना हो सकता है, ऐसी इसकी स्थिति देख कर लगता है, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आकाश को लोकेशन देखकर एडवेंचर का बुखार चढ़ने लगा था। वो कब्रिस्तान लगभग एक क्रिकेट के फील्ड जितना बड़ा था। उसमें जितनी बड़ी कब्रें थी, उससे बड़ी बड़ी तो झाड़ियां उगाई थी, जो कहीं ना कहीं कब्रों को अपनी आगोश में लेकर एक विचित्र आकृति बना रही थी। एक टूटी फूटी सी बाउंड्री वॉल थी जो जर्जर हो चुकी थी, और उन पर भी झाड़ियों ने घेरा डाल रखा था। चारों तरफ से सिर्फ झिंगूरों और गीदड़ों की आवाजें आ रही थी, जो स्वतः ही माहौल को खौफनाक बना रही थी। एक और बात थी, चांदनी में जब हवा चलती और कब्रों से लिपटी झाड़ियां हिलती थी तो ऐसा लगता था कि कब्रें अपनी जगह से हिल रही हो। इतनी भयावता थी जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता था। नकुल एक्साइटेड था। मैं यानी समीर और आकाश नॉर्मल थे, लेकिन प्रिया डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। चलो फिर अंदर चलते हैं। और हाँ, सांप बिच्छू वगैरह इन झाड़ियों में हो सकते हैं, सो अपनी अपनी फ्लैश लाइट की रोशनी में ही चलना। मैंने ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान का पुराना और लोहे का दरवाज़ा, जो जंग लगने की वजह से ऑलमोस्ट जगह जगह से टूट चुका था, उसे खोलते हुए सबको निर्देश दिया। एक डरावनी सी आवाज लोहे के पेचों को आपस में रगड़ खाने से उत्पन्न हुई। माहौल एकदम शांत हो चुका था। गीदड़ों के रोने की आवाजें अब नहीं आ रही थी, केवल झिंगुरों का शोर मध्यम ध्वनि के साथ जारी था। उस भूतिया से और सचमुच शापित से दिखने वाले कब्रिस्तान में सबसे पहले मैं गया। मेरे पीछे नकुल था, फिर आकाश, और आखिर में न चाहते हुए भी प्रिया। न जाने क्यों हमारे कदम सहमे हुए से थे। एक बेहद खतरनाक और अनजाने डर ने हमें जकड़ रखा था। एक बात जो मैंने नोटिस करी, ग्रेवयार्ड में एंटर करते ही मेरा सर थोड़ा भारी होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा हो मेरे सर पर। दोस्तों, एडवेंचर का मजा तभी आएगा जब हम चारों अलग अलग दिशाओं में स्प्लिट हो जाएंगे। जब हम अलग अलग और अकेले होंगे, तभी तो हम एक्साइटमेंट को और अगर लगता है तो डर को फील कर पाएंगे। सबको इशारे से रोक कर उत्साहित स्वर में नकुल ने कहा, क्या पागल हो गए हो क्या? मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ अकेले नहीं एक्सप्लोर करूंगी, रोनी सूरत बनाते हुए प्रिया ने कहा। जब तुम मरने के लिए तैयार हो ही तो अकेले भी एक्सप्लोर कर ही लो, ज्यादा से ज्यादा जान ही तो जाएगी, आकाश ने प्रिया को चिढ़ाते हुए कहा। चुप करो आकाश, लिसन प्रिया, जब यहाँ हम एडवेंचर की तलाश में आ ही गए हैं तो थोड़ा एडवेंचर कर भी लेते हैं। वैसे भी हम सब तो तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, है ना? मैंने कोशिश की कि प्रिया का डर निकल जाए, क्योंकि मैं इस चीज को, इस अनजाने डर को एंजॉय करना चाहता था, या शायद एंजॉय करने लगा था। ओके समीर, तुम कहते हो तो मैं अकेले ही एक्सप्लोर करती हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो, मैं एक बार भी आवाज लगाऊंगी तो सभी मेरे पास दौड़ कर आ जाएंगे, छोटी बच्ची की तरह प्रिया ने हाथ आगे करते हुए कहा। पक्का प्रॉमिस। हम तीनों ने एक साथ अपना हाथ प्रिया के हाथ में रख दिया और हम उस शापित कब्रिस्तान में अलग अलग फैल गए।
कुछ पेड़ पौधे बड़े बड़े भी उग आए थे ग्रेवयार्ड में। जिन दोस्तों को नहीं मालूम उन्हें साथ साथ बताता चलूं, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को ही कहते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ पेड़ पौधे बड़े बड़े उग आए थे जो हल्की रोशनी में दैत्य से जान पड़ रहे थे। ओवरऑल बात ये थी कि डर ने इल्यूजन्स फैलाना शुरू कर दिया था। भले कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन सबको अजीब से एहसास ने घेर रखा था। काले बादलों ने आकाश को ढकना शुरू कर दिया था। शायद बारिश की संभावना बन रही थी। फलस्वरूप चांद की चांदनी अब अदृश्य हो गई थी। मैंने अपने फ्लैश लाइट की ब्राइटनेस को और बढ़ाया। हम चारों एक दूसरे से दूर निकल गए थे। ग्रेवयार्ड को लेकर हमारा अनुमान गलत था। वो एक क्रिकेट के फील्ड जितना ही छोटा नहीं था। कब्रिस्तान किसी तिलस्म की भांति फैलता हुआ महसूस हो रहा था। हल्की हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो चुकी थी जो माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। हम सब एक दूसरे से दूर थे। इस वजह से मुझे यानी समीर को किसी की स्थिति का कोई आभास नहीं हो पा रहा था। मैं धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ रहा था। सच कहूं तो भय लग रहा था और उसका असर ऐसा हो रहा था कि मैं स्पष्ट देख पा रहा था कि कब्रों से सड़ी गली लाशें बाहर घिसट घिसट कर निकल रही हैं। हाँ, ये महज वहम ही था, एक इल्यूजन, एक दिमाग के डर की उपज। लेकिन क्या पता अगर ये सच हो, महज एक वहम ना हो। कौन जाने, ये ग्रेवयार्ड शापित तो है ही, कम से कम दुनिया तो यही समझती है ना। क्या ये नहीं हो सकता कि जो मैं अपनी आंखों से लाशों को कब्रों से निकलते हुए देख रहा हूँ वो सच हो? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वैसे भी इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अपने आप से बात करता मैं आगे बढ़ रहा था। तभी एक कब्र से या शायद कब्र के पीछे से मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। निसंदेह वो किसी महिला की आवाज़ थी। मैं आहिस्ते आहिस्ते उस कब्र की ओर बढ़ने लगा। रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी क्योंकि मैं उस कब्र के करीब होता जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कहीं भी तीनों में से किसी की भी फ्लैश लाइट की रोशनी नहीं आ रही थी। कमाल है, किसी की भी फ्लैश लाइट की रोशनी नहीं आ रही है। मन ही मन सोचता हुआ मैं अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। ठीक आधी रात का वक्त था। तेज हवाएं चल रही थी जो कब्रों से टकराकर अजीब और डरावनी सी सरसराहट पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे सिवा किसी और की मौजूदगी नहीं है यहाँ। हजारों ख्याल मन में आ रहे थे। प्रिया, क्या तुम हो? एक लड़की कब्र पर लेटी हुई थी। चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। उसके मुंह से सिसकने की आवाज आ रही थी। प्रिया, ये तुम हो? इस दफा मेरी आवाज डरी हुई थी। मुझे साथ साथ ये भी लग रहा था कि मेरे दोस्त प्रिया के सहारे मिलकर मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं ना। कब्र पर लेटी लड़की के शरीर में हरकत हुई। हिम्मत करके मैं फ्लैश लाइट की लाइट को उस लड़की के फेस पर ले गया। अचानक बिजली सी कौन थी, वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए मेरे ऊपर झपट पड़ी। मैं अचानक हुए इस हमले से कुछ समझ नहीं पाया। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। चीख तक नहीं निकल सकी मेरी डर के मारे। ऐसा लगा जैसे वो लड़की परिंदा बन गई हो और मेरे ऊपर उड़कर झपट्टा मारा हो। कुछ पलों के बाद मैंने डरते डरते आंखें खोली। कोई नहीं था, एकदम शांति थी। डरते डरते कब्र की ओर देखा। कोई सफेद कपड़ा उस कब्र पर पड़ा हुआ था और हवा के झोंकों से उसमें हरकत हो रही थी। शायद ये कपड़ा ही था। कब्र के ऊपर लड़की कैसे आ सकती है? मुझे भ्रम हो रहा है। माथे पर आती पसीने की बूंदों को पोंछते हुए मैंने खुद को तसल्ली दी। समीर! अचानक तभी रूह कपा देने वाली प्रिया की जोरों की चीख सुनाई दी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। दूर जमीन पर फ्लैश लाइट गिरा हुआ था और हिल रहा था। मैं तेजी से फ्लैश लाइट की दिशा में दौड़ने लगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको सैटरडे नाइट का ये एपिसोड 2? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। मेरे चैनल सफ़र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।